देखो, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ की। किसकी बात करेंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करेंगे, ठीक ना। तो देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, हमारे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। जब भी हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं जब भी हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी इन रिटर्न हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है। समझ में बात है? तो इसको इन्होंने कहा एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या कहा? एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब जब भी हम एक्शन अप्लाई करते हैं, इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? उसका रिएक्शन मिलता है। समझ में बात है कि नहीं? ठीक है ना, समझ में बात है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब भी हम किसी फोर्स के ऊपर कोई एक्शन अप्लाई करते हैं, इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। मतलब देयर इज ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन। और उससे आगे फर्दर ये कहता है कि ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है ना। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं या एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, समझ आई बात है, तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्ट करता है, विच इज नॉन एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ठीक है ना। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ इज स्टेटेड एज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना। अगर कोई बॉडी ए एग्जर्ट करता है फोर्स ऑन बॉडी बी, तो बॉडी बी भी बॉडी ए के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करेगा। मान लो बॉडी ये ए है और ये बॉडी बी है। बॉडी ए ने जो फोर्स लगाया उस बी पर, उसे हमने कहा एफ ए। समझ में बात है कि नहीं है? और बॉडी बी ने जो ए के ऊपर फोर्स लगाया है उसे हमने कहा है एफ बी। समझ में आ गई बात है? तो ये एफ ए और एफ बी क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? एफ ए बराबर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो बराबर करने के लिए इसका नेगेटिव करेंगे तब इसके बराबर होगा। ठीक है ना। बस समझ में आ गई। होपफुली आपको न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आ गया होगा। थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ गई बात है। जब भी हम कभी कहीं पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स हमारे ऊपर भी लगता है इन रिटर्न, लेकिन वो जो फोर्स लगाने वाला होता है दूसरी बॉडीज होती है। क्या होती है? दूसरी बॉडी होती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये जो फोर्स एफ ए है और ये एफ बी है, एफ ए और एफ बी है, ये एक बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, एफ ए बी के ऊपर एक्ट कर रहा है, चूंकि फोर्स अप्लाइड बाय ए है, और एफ बी जो है बॉडी बी के ऊपर एक्ट कर रहा है। ये देखो डिनोशन है। समझ में आई बात है कि नहीं है? ठीक है। हमने फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी को लिखा है एफ ए, एंड फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए को लिखा है एफ बी। समझ में आ गई बात है? तो ये डिनोशन अलग अलग हो सकता है, वो इसलिए इस डिनोशन का मतलब हमेशा उस क्वेश्चन के एतबार से लेना। समझ में आई बात है कि नहीं? कि वहां पर एग्जामिनर ने या क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। हो सकता है एफ ए जो है कहीं पर ये डिनोट कर दे कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए बाय बी, फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए बाय बी, लेकिन हमने यहाँ पर एफ ए डिनोट किया है उस फोर्स को जो कि ए ने लगाया है। समझ में आई बात है कि नहीं? जो कि ए ने लगाया है। तो इस डिनोशन का के ऊपर ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपके अपने एतबार से आप एफ ए एफ बी ना करके इसको कैपिटल एफ, इसको स्मॉल एफ कर दें। ठीक है, ये सिर्फ डिनोशन है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन हमेशा एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। तो इसलिए कुछ बातें हैं यहाँ पर नोट करने की एक्शन रिएक्शन में, जो कि हम अक्सर गलती करते हैं। पहली बात, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर। हमेशा क्या होते हैं? पेयर में अकर होते हैं। मतलब एक एक्शन होगा तो हमेशा रिएक्शन होगा। समझ में आ गई बात है? दूसरा, आइदर फोर्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर कैन बी आइदर एक्शन फोर्स और द रिएक्शन फोर्स। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि अक्सर हम ऐसा समझते हैं कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो एक्शन है और हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है वो रिएक्शन है। समझ में आई बात है कि नहीं? देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। समझ में आई बात है? इनमें से किसी भी एक फोर्स को आप एक्शन कह सकते हैं, तो जो दूसरा फोर्स होगा वो रिएक्शन होगा। समझ में आई बात है? मान लो, सपोज कर लो हमने एफ ए को एक्शन कह दिया, तो एफ बी क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा। समझ आई बात है कि नहीं? सिमिलरली अगर हमने एफ बी को एक्शन कह दिया तो एफ ए क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा। समझ आई बात है? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही वक्त वजूद में आती है, तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसी को एक्शन कहें और जो हमें इन रिटर्न मिल रहा है उसको रिएक्शन कहें।
किसी को भी हम एक्शन और एक को एक्शन कहेंगे तो दूसरा उसका क्या है, रिएक्शन है। तो एक्शन आइदर ऑफ द फोर्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर कैन बी द एक्शन फोर्स और द रिएक्शन फोर्स। थर्ड वन, एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता। क्यों कैंसिल आउट क्यों नहीं करेगा? देखो कैंसिल कब करता था, जब फोर्स एक बॉडी के ऊपर लग रहा हो। मान लो कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगे और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगे, तब ये फोर्स क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था या कैंसिल आउट करता था। लेकिन ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो एक बॉडीज के ऊपर एक्ट ही नहीं कर रहा। अगर हम बॉडी ए की बात करें तो ये बॉडी ए के ऊपर कौन फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ बी एक्ट कर रहा है, एफ ए एक्ट नहीं कर रहा। क्यों? चूंकि एफ ए तो बॉडी बी के ऊपर एक्ट कर रहा है, एफ ए तो कहां कर रहा है, बॉडी बी के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये कभी भी कैंसिल नहीं करता, मतलब एफ बी एफ ए को कभी कैंसिल नहीं करता। ये हमारे अंदर अक्सर गलतफहमी रहती है कि एफ ए और एफ बी मिलकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैंसिल होने वाले फोर्सेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फोर्सेज जो है डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज डोंट कैंसिल बिकॉज दे आर एग्जर्टेड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एग्जर्ट होते किसके ऊपर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होते हैं। जो लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, देखो जब भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एग्जर्ट होता है दो बॉडीज के जरिया, तो उन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। किस पर? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, स्क्रीन को साफ कर दूं, फिर समझते हैं इन बातों को। देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ, क्या कहना चाह रहा है कि जब भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं दो बॉडीज के जरिया, ठीक है, मान लो बॉडी बी के ऊपर एफ ए एक्ट किया, ठीक है ना, एफ ए एक्ट किया, ठीक है, और बॉडी ए के ऊपर एफ बी एक्ट किया, ठीक है ना। तो ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की वजह से दोनों का मोशन एक जैसा होगा ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो एफ ए लगा है वो डिपेंड करेगा इसके मास पर, ठीक है ना। क्योंकि एफ ए क्या होता है, एफ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस बॉडीज के अंदर कितना आएगा, फोर्स तो दोनों के लिए सेम है, फोर्स तो दोनों के लिए सेम है, वो डिपेंड करेगा उसके मास के ऊपर। अगर वो हैवी मास है तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि एफ अगर सेम है, एफ इज इक्वल टू एम ए में, एफ इज इक्वल टू एम ए में, फॉर्मूला ये जनरल बात लिख रहा हूं मैं, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। क्यों? एक्सेलरेशन यहां से देखो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। इसीलिए ये बातें हमने नोट की है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्सर्टेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्स डिपेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका एक सवाल था समरीन और समीर का, वो सवाल यहां से भी समझ सकते हैं आप कि समरीन ने जो समीर के ऊपर फोर्स लगाया था वो, उसको हमसे एक्शन कह दें, और समीर ने जो समरीन के ऊपर फोर्स लगाया उसको रिएक्शन कह दें। तो ये देखो, तो समरीन और समीर का जो कोलिजन हुआ एक्शन रिएक्शन में, वो दोनों का कोलिजन हुआ, तो उनका जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा समरीन या समीर का मास कितना था। समझ में आई बात है, समरीन और समीर का मास कितना था। इसीलिए जरूरी नहीं है कि समरीन जो है फॉल डाउन करे, ठीक है। ऐसा सवाल आपने पूछा था डाउट सेशन में कि समरीन ने जो है समीर को अगर क्लासरूम में मतलब पुश किया तो समीर जो है गिर जाता है, समरीन नहीं गिरता है। वो इसलिए कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल हैं, उनके बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव करे। क्यों? क्योंकि उनका एक्सेलरेशन डिपेंड करता है उनके मास के ऊपर, ठीक है ना। उनका एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किनके ऊपर, उनके मास के ऊपर, ठीक है ना। चले अगली बात करते हैं हम। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो पहला जो है रिकॉइल ऑफ गन। देखो जब भी हम गन को चलाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, गन को चलाते हैं, बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट तो आगे की तरफ जाता है, बुलेट तो आगे की तरफ जाता है, लेकिन
हमें झटका पीछे की तरफ लगता है। देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, बुलेट जब आगे की तरफ जाता है तो गन रिकॉइल करता है पीछे की तरफ, गन रिकॉइल करता है पीछे की तरफ। हाँ, अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है तो गन के साथ चूंकि आपका मास भी अटैच है, तो आपका मास आपको बॉडी को भी क्या कर देगा, ये एक्सेलरेट करेगा, मतलब पीछे की तरफ पुश करेगा। तो ये आगे की तरफ जाता है, ये पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जितना फोर्स लगा है बुलेट के ऊपर, इसके गन के स्प्रिंग ने जितना फोर्स लगाया है, बुलेट भी गन के ऊपर स्प्रिंग के ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है, इसलिए गन जो है पीछे की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। तो रिकॉइल ऑफ द गन व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज इज अप्लाइड ऑन द गन ड्यू टू विच द गन रिकॉइल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इसकी वजह से गन क्या होता है, रिकॉइल होता है पीछे की डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन इन वॉकिंग, ठीक है। एप्लीकेशन इन वॉकिंग, देखो जब हम आगे की मूव करना चाहते हैं तो एक्चुअली देखो हम अपने फुट को ग्राउंड पर क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो इन रिटर्न ग्राउंड क्या करता है, हमारे पास एक रिएक्शन लगाता है। अगर हमने इसको एक्शन कहा है तो ये रिएक्शन होगा, तो इन रिटर्न हमें ग्राउंड क्या लगाता है, रिएक्शन लगाता है। उस रिएक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं, आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन इन वॉकिंग मतलब अब यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। वाइल मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, है ना, पीछे की तरफ धकेलते हैं, दैट इज एक्शन, जिसे हमने एक्शन कहा है। एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द मैन, ठीक है। इसकी वजह से रिएक्ट मतलब जो ग्राउंड ने मैन के ऊपर एक्ट किया उसे हमने क्या कहा है, रिएक्शन, ड्यू टू विच मैन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से मैन क्या करता है, मूव कर पाता है, या हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं आगे की तरफ। तो आपसे आप सवाल ये है कि अगर हमें पीछे की तरफ मूव करना हो तो हमें ग्राउंड के ऊपर पुश किधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, रोइंग अ बोट इन अ रिवर, देखो कश्ती जो है पानी के अंदर तैरती है, देखते हो इस तरह से। तो इसका जो रेवड़ होता है, मतलब जो वो मल्ला होता है जो कश्ती को मूव कराता है, एक्चुअली वो क्या करता है, देखो जरा, अपने बम्बू से पीछे की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है। समझ में आई बात है कि नहीं, पीछे की तरफ क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इन रिटर्न इन रिटर्न इन रिटर्न जो ये ग्राउंड है, मतलब ये जो बम्बू है इसके ऊपर ये जो लाठी लगा है इसके, इसमें देख रहे हो, है ना, ये डंडे लगे हुए हैं ना, रॉड। तो इसके ऊपर क्या लगता है, एक रिएक्शन फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और चूंकि ये जो शख्स है इसको पकड़े हुआ है, क्या किया हुआ है, इसको पकड़े हुआ है, तो इस शख्स के ऊपर कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा आगे की तरफ। और ये अटैच है किससे, बोट से, इसलिए बोट के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है, आगे की तरफ लगता है। तो एक्शन इस मैन ने अप्लाई किया, तो इन रिटर्न बोट के ऊपर क्या लगा, रिएक्शन लगा। समझ में बात है कि नहीं। व्हेन वी पुश द वाटर बैकवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ ए ओर्स, ओर्स किसको कहते हैं, ओर्स किसको कहते हैं, वो यही जो ये रॉड है इसको कहते हैं। समझ में बात है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ ओर्स, ठीक है ना। रॉड है या इस तरह की शेप होती है, देखे होगे इस तरह की शेप होती है नाव को चलाने के लिए, ये पकड़ने के लिए, तो ये पानी में होता है, ठीक है ना। तो अगर बैकवर्ड की तरफ हम उसको पुश करते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करता है कश्ती के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। और जिसकी वजह से बोट क्या होती है, आगे की तरफ मूव कर पाती है, जिसकी वजह से बोट क्या कर होता है, आगे की तरफ मूव कर पाती है, ठीक है ना। थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन, लॉन्चिंग रॉकेट। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट आगे की तरफ कैसे मूव करता है, देखो जब एक्चुअली क्या है, जो रॉकेट जो है एक गैस निकालता है अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ में बात है कि नहीं, देखो ये देख लो यहाँ पर अगर, तो ये जो है गैस क्या करता है, रिलीज करता है बहुत फास्ट रेट से। तो ये क्या जाता है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो इन रिटर्न इस रॉकेट के ऊपर ये गैस जो है उतना ही फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रॉकेट आगे की तरफ क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। कैंसिल होने के बारे में हरगिज नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर हैं। समझ में आई बात है कि नहीं। इन रॉकेट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट में गैस प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू इंटरनल कंबशन, अंदर कंबशन होता है जिसकी वजह से ये गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये जो है बाहर की तरफ आता है, पीछे की तरफ बाहर आता है, पीछे की तरफ, ठीक है ना, बहुत फोर्स के जरिया। तो इतना ही फोर्स गैस जो है लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट के ऊपर, जिसकी वजह से रॉकेट आगे की तरफ क्या कर पाता है, मूव कर पाता है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या कर पाता है, आगे की तरफ मूव कर पाता है। सिमिलरली ऐसे ही जब कश्ती से हम साहिल पे उतरते हैं, किनारे में उतरते हैं दरिया के, ठीक है, तो हम कहाँ मूव करते हैं, देखो एक्चुअली
हम बोट को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो इन रिटर्न बोट हमें क्या करता है, आगे की तरफ मूव कराता है, जिसकी वजह से हम छलांग मारकर आगे की तरफ किनारे पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस थे न्यूटन्स थर्ड लॉ के, इनके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। ठीक है ना, समझ में आई बात है कि नहीं, कि ब्लॉक एंड कार्ट कैसे मूव करता है, वो सारी बातें यहीं से एक्सप्लेन होती है। समझ में आ गई बात है, सारी बातें यहीं से एक्सप्लेन होती है। तो ब्लॉक एंड कार्ट के एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा कंसिडर करूंगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है आप लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे बैलगाड़ी तो है नहीं, लेकिन मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा ड्रॉ करके। ठीक है ना, क्या करके ड्रॉ करके बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये थोड़ा स्पेस खाली कर लूँ मैं। तो ये देखो, एक्चुअली क्या है, ये कार्ट है। ठीक है, और ये है क्या, व्हील। ठीक है ना, और यहाँ पर होता है आपका ब्लॉक। यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्लॉक होता है। या डंकी, कुछ भी कह लो। ठीक है ना, ठीक है, चलो जी। और यहां से ये जुड़ा हुआ होता है ऐसे। ठीक है ना, तो अब देखो कैसे ये मूव करता है। ठीक है ना, एक्चुअली क्या है, ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, इसको जो हमारा ब्लॉक है वो पीछे की तरफ पुश करता है ऐसे। ठीक है ना, समझ में बात है, कहां पर, इसे हम लोग कहते हैं एक्शन। इन रिटर्न ग्राउंड हमें क्या लगाता है, रिएक्शन। क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है। तो अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, समझ में बात है कि नहीं, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये क्या कराता है, इस फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करता है। समझ में बात है कि नहीं, और ब्लॉक से क्या अटैच्ड है, ये क्या अटैच्ड है, काट अटैच्ड है। तो काट के व्हील के नीचे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो ये जो काट के पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है ये, तो ये रिएक्शन फोर्स अगर काट के नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको ओवरकम कर ले, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो ब्लॉक कहाँ लगाता है, नीचे पीछे की तरफ एक्शन लगाता है। इन रिटर्न ब्लॉक के ऊपर क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है। और ये रिएक्शन फोर्स अगर इतना हो कि काट और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको ओवरकम कर ले, तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ये तो हुई बात। लेकिन अक्सर सवाल तुम्हारा ये होता है कि चूंकि ब्लॉक काट के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना कि काट ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, ब्लॉक के ऊपर, तो ये एक्शन रिएक्शन है, तो ये आगे की तरफ कैसे मूव किया। अभी मैंने आगे जस्ट पीछे बताया था कि ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके ऊपर फोर्स कितना है। ये जो फोर्सेज हैं, एक्शन रिएक्शन, वो डिफरेंट बॉडीज पर है। एक्शन इसके ऊपर तो रिएक्शन इनके ऊपर। समझ में बात है कि नहीं, एक्शन इनके ऊपर तो रिएक्शन इनके ऊपर। ठीक है ना, तो अब जरा सोचो, अब जरा सोचो कि ये जो रिएक्शन इन्होंने अप्लाई किया ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो ग्राउंड से मिला इसको ब्लॉक को, कहा आगे की तरफ पुश। ठीक है ना, तो यही पुश मिला है, यही पुश, ये जो पुश किया है इसका कुछ कंपोनेंट मिला किसको, इस काट को। किसको मिला, इस काट को। तो जिसकी वजह से काट आगे की तरफ मूव किया है ना, क्या क्या, काट आगे की तरफ मूव किया। ठीक है ना, अच्छा, काट जब आगे की तरफ मूव किया तो तुम कहोगे ब्लॉक के ऊपर भी काट ने इतना ही फोर्स लगाया होगा। हाँ, तो ये जो ब्लॉक, काट ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया और इसका जो रिएक्शन था, इन दोनों में से रिएक्शन फोर्स क्या है, बड़ा होगा, इसीलिए ये आगे की तरफ मूव किया। पहली बात। दूसरी बात, अब देखो ये जो काट है और यहाँ फ्रिक्शन है, तो काट के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगा है ब्लॉक के जरिए वो फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसलिए आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर की जो तुम बात करते हो, ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन कैंसिल नहीं होते। कैंसिल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज पर है। समझ में बात है कि नहीं आई। तो इनका ब्लॉक का एक्शन रेस्पॉन्सिबल है इस कार्ड को मूव कराने के लिए। समझ में आई बात है, रेस्पॉन्सिबल है इस कार्ड को मूव कराने के लिए। समझ में आ गई बात है। तो ब्लॉक और कार्ड के ऊपर भले ही एक्शन रिएक्शन से फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते कि वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई, समझ में आई बात है, चूंकि डिफरेंट बॉडीज के ऊपर क्या है, ये फोर्सेस हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमने यहाँ बताया
कि काट ने ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाया होगा, ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं, काट ने ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो ब्लॉक के इस रिएक्शन फोर्स से जो ग्राउंड से मिला है उससे कम होगा, इसलिए ब्लॉक आगे की तरफ मूव किया। और ब्लॉक ने जो एक्शन अप्लाई किया किसके ऊपर, काट के ऊपर, उसका वो फोर्स ये फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, इसलिए काट आगे की तरफ मूव करता है। समझ में बात है कि नहीं आई, बात समझ में आ गई, ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो मोमेंटम है नेचर के अंदर वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो हमेशा हर इंस्टेंट पर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, कह रहा है। लेकिन ये मोमेंटम कंजर्व तब रहता है जब कोई फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, ठीक है ना, हमेशा मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। कब कंजर्व होता है मोमेंटम, कब कंजर्व होता है मोमेंटम, उस शर्त पे कंजर्व होता है, उस कंडीशन में कंजर्व होता है जब बाहर से कोई फोर्स ना लग रहे हो, तब मोमेंटम कंजर्व होता है। समझ में आई बात है कि नहीं, मान लो कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, ठीक है ना, तो इसका जो भी मोमेंटम, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका मास m है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो इसका m इंटू वी कभी बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो नेचर के अंदर बॉडीज का मोमेंटम कंजर्व रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो। अच्छा, अब एक बॉडीज के बजाय सिस्टम ऑफ बॉडीज को कंसिडर करें, समझ आई बात है कि नहीं। मान लो ये m मास का है, ये भी स्मॉल m मास का, ये इसकी वेलोसिटी v है, इनकी v1 है और इनकी वेलोसिटी v2 है, तो इसका मोमेंटम कितना है mv1 और इसका मोमेंटम कितना है mv2। तो इस पूरे सिस्टम को अगर देखें तो टोटल मोमेंटम कितना है mv1 प्लस mv2, ठीक है ना। तो अब अगर ये कोलाइड करता है, कुछ भी करता है, आपस में कुछ भी करता है, सच दैट कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर हमने सिस्टम इनको कंसिडर किया है, इनको, तो सिस्टम अगर हमने इसको कंसिडर किया तो इनके आपस के फोर्स इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे, ठीक है ना, वो बाहर का कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो कोलिजन के बाद भी अगर ये कोलाइड करता है तो कोलिजन के बाद भी इसका जो भी मोमेंटम होगा वो भी क्या रहेगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसको हम आगे देखेंगे, समझ में आई बात है। अभी तो मैंने इंट्रोडक्टरी तौर पर इन बातों को डिस्कस किया है, समझ में आ गई बात है। तो ये क्या कहता है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है ना। इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन अनचेंज। मोमेंटम क्या होता है, अनचेंज रहता है, जो भी मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी, ठीक है ना। देखो, अब जैसा कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है ना। एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा पी बाई टी, ठीक है ना। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, जैसा कि इन्होंने कहा है कि एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो जरा इसी में एफ एक्सटर्नल को जीरो पुट करके देखें, तो एफ एक्सटर्नल जीरो का मतलब डेल्टा पी बाई टी इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी इंटू टी इक्वल टू जीरो, तो टी को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। और डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो इससे क्या पता चला, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल के हो जाएगा। मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बाद में भी होगा, समझ में आई बात है, उतना ही बाद में भी होगा, समझ में आई बात है। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो, एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो, समझ में आ गई होगी बातें, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम पी इनिशियल पी फाइनल के बराबर होगा। यहाँ पर एक चीज मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आपके, ठीक है ना, 9th क्लास की एनसीईआरटी से कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं कंजर्वेशन लॉज के बारे में। देखो, जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं ना, जैसे कि मोमेंटम का कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन, आगे चल करके पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है ना, चार्ज का कंजर्वेशन, ये सब के सब लॉज जो हैं ये फंडामेंटल लॉज हैं। समझ में आई बात है कि नहीं, फंडामेंटल लॉज हैं, समझ में आई बात है, क्या है, फंडामेंटल लॉज हैं फिजिक्स के। देखो, फंडामेंटल किसको कहते हैं, बेसिक क्यों कहते हैं, समझ में आई बात है कि नहीं। जैसे कहते हैं ना, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब वो क्या है, वो इनहेरिटेड है, समझ में आई बात है, बेसिक है, बाय नेचर है वो चीज, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेशन लॉज हैं
ये फंडामेंटल लॉज है फिजिक्स के, समझ में बात है कि नहीं? और ये जो लॉज दिए गए हैं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दिए गए, इसके बेसिस पर, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दिए गए हैं, समझ में बात है कि नहीं? और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो याद रखने की है कि याद रखो कभी भी कंजर्वेशन लॉ को प्रूफ नहीं किया जा सकता, कंजर्वेशन लॉज को प्रूफ नहीं किया जा सकता, समझ में बात है? सिर्फ और सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं या डिसप्रूफ कर सकते हैं, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट के जरिया हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं या डिसप्रूफ कर सकते हैं। अगर हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, अगर वो क्या हो गया, लॉज, नेचर का लॉज कंजर्व नहीं रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ये कंजर्वेशन लॉज गलत हो गए। लेकिन समझ आई बात है कि नहीं आई? लेकिन अब तक हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं आया, मतलब कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं आया जिससे ये कंजर्वेशन लॉज क्या हो जाए, वायलेट हो जाए। समझ आई बात है कि नहीं आई? क्या हो जाए, गलत हो जाए, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है यहाँ पर, नीचे वाली लाइन में अगर देखना चाहो, यहाँ पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैज बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जरिया इसको क्या किया है, डिड्यूस करने की कोशिश की गई है, फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है। और हमेशा, समझ में बात है कि नहीं आई? लगभग ये जो दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड नियरली 3 सेंचुरीज एगो, मतलब 300 साल लगभग पहले ये लॉ फॉर्मुलेट किया गया था। लेकिन अब भी स्टिल अब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला एवरीडे लाइफ से जो कि क्या करे, इस लॉ को कंट्राडिक्ट करे। समझ में बात है कि नहीं? इसलिए हम क्या मानते हैं, इसको ट्रू मानते हैं कि ये कंजर्वेशन लॉज क्या है, वैलिड है। कंजर्वेशन लॉज को कभी भी हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि ये फंडामेंटल लॉज है, और कभी भी फंडामेंटल लॉज को प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो आप जो सवाल पूछते हैं कभी कभी ऐसा कि मोमेंटम कैसे कंजर्व हो गया, तो मोमेंटम कंजर्व होगा जहां पर एफ एक्सटर्नल 0 होगा। कैसे हुआ नहीं पता, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज हैं, समझ आई बात है? इस बात को याद रखने। तो कभी भी कंजर्वेशन लॉज के ऊपर कि मोमेंटम का कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज का कंजर्वेशन, ये कैसे होता है इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के जरिया, इलिस्ट्रेशन के जरिया इसको समझा जा सकता है। समझ आई बात है कि नहीं? तो ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, ठीक है ना? दो बॉल के कोलिजन से हम मोमेंटम कंजर्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। समझ आई बात है कि नहीं? ठीक है ना? समझ आ गई बात है? इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एक बॉल है, बल्कि दो बॉल है, एक का मास है ma और एक का मास है mb, ठीक है ना? समझ आई बात है? ये दोनों मूव कर रहे हैं ua और ub इनिशियल वेलोसिटी से। समझ आई बात है? एक बॉडी है जिसका मास है ma, दूसरी बॉडी है जिसका मास है mb। ma मूव कर रहा है ua वेलोसिटी से और mb मूव कर रहा है ub वेलोसिटी से। फिर दोनों बॉडी मूव करते हुए क्या कर जाता है, कोलाइड कर जाता है। क्या कर जाता है? कोलाइड कर जाता है। तो जब कोलाइड करेगा तो देखो एफ ए बी, या देखो मैंने कहा था कि जब भी कोलिजन हो तो वहां के डिनोशन से इसका मतलब समझना। एफ ए बी, देखो एरो किधर है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी, सॉरी फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, मतलब बी के ऊपर जो फोर्स लगा है ए के जरिया, इसे हमने कहा एफ बी ए, ठीक है, सॉरी एफ ए बी। और फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, उसको हमने लिखा है एफ बी ए, ठीक है ना? समझ के बात है? तो ये देखो, ये फोर्सेस बाहर के नहीं है, इंटरनल फोर्सेस है, बाहर से हमने कुछ नहीं पुश किया, ये आपस में मूव कर रहे थे, ये क्या कर गया, कोलाइड कर गया। समझ आगे बात है? तो याद रखना एफ ए बी और एफ बी ए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनका इंटरनल फोर्स है। समझ आई बात है? एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, क्या है, इंटरनल फोर्सेज है, ठीक है ना? अब देखो टकराने के बाद ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना? और सपोज कर लो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बदल गई। वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी बदल गई, ठीक है? मान लो एम ए की वेलोसिटी वी ए हो गई और एम बी की वेलोसिटी वी बी हो गई, ठीक है ना? तो अब देखो, ये है बिफोर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ऐसा ही है। तो बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है? तो अब देखो बिफोर कोलिजन, सब अच्छा, ये चीज तभी होगी जब क्या होगा, यू ए यू बी से बड़ा होगा, ठीक है ना? लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, चूंकि यू ए यू बी से बड़ा होगा तभी ये टकराएगा, अदरवाइज नहीं टकरा पाएगा, ठीक है ना?
ठीक है, तो हमने यहाँ पर माना है कि लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, तो ये क्या कर जाएगा, कोलाइड करेगा, फिर ये क्या करेगा, सेपरेट आउट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन है, कोलिजन से पहले की सिचुएशन और कोलिजन से बाद की सिचुएशन। तो हम जरा इन दोनों जगह पर हम मोमेंटम को देखने की कोशिश करेंगे, क्या मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम ये मान लें कि ये जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब जितनी देर में ये कोलाइड किया था उसका टाइम ऑफ इंटरेक्शन क्या है, टी है, मतलब ये जो टकराने में जो टाइम लगा उससे क्या है, वो टी है। तो अब मैं तुमसे कहूं कि इस एम ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू ए, और एम बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू बी। एम बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू बी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए, और इसकी फाइनल वेलोसिटी वी ए और इसकी फाइनल वेलोसिटी वी बी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं ए का सिर्फ और सिर्फ ए के मोमेंटम में चेंज कितना आया बिफोर कोलिजन से लेकर आफ्टर कोलिजन के बीच, क्या कहोगे, इनिशियली ए का मोमेंटम कितना था, एम ए यू ए, एम ए यू ए, और फाइनली इसका मोमेंटम कितना है, एम ए वी ए। तो मोमेंटम का चेंज कितना हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, और इसका टाइम ऑफ इंटरेक्शन कितना है, टी। तो अगर एम ए यू मतलब एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए को टी से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या बताएगा, क्या बता जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, फोर्स। तो अब जरा सोचो कि कोलिजन के वक्त ए के ऊपर जो फोर्स लगा था वो कौन सा था, एफ बी ए। तो इसका मतलब ये जो रेट ऑफ एम वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी है, दैट इज बेसिकली व्हाट, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी। फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स देता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ए को हमने देखा तो क्या देखा कि ए के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है इस कोलिजन की वजह से इतना हुआ है। सिमिलरली बी के अंदर क्या हो जाएगा, एम बी यू बी इनिशियल मोमेंटम, एम बी वी बी फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। और इसके मोमेंटम का चेंज एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ठीक है ना, और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या देगा, मोमेंटम के चेंज का रेट, ठीक है ना। तो ये जो बातें मैं ओरली बोला हूं, अब जरा हम इनको लिख कर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, लिख कर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें मैं दोबारा से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सारी बातें ओरली कर डाली, ठीक है ना। तो समझते हैं। तो देखो, लेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है, फोर्स, ड्यूरिंग द कोलिजन। ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो जाएगा, एफ बी ए, जो कि क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, या एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। तो एम ए को कॉमन ले लो, एम ए को कॉमन ले लो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इतना फोर्स। तो एफ ए बी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी आफ्टर बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी कितना हो जाएगा, क्या कहोगे, उसकी बी के बॉल बी के मोमेंटम का जो भी चेंज होगा, बॉल बी के मोमेंटम का जो भी चेंज होगा उसका रेट। तो क्या लिखोगे, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। तो एम बी कॉमन ले लोगे और डिवाइड कर दोगे टी से, तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या देगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बी कितना हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी बाई टी, वी बी माइनस यू बी बाई टी, वी बी माइनस यू बी बाई टी। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्सेज आपके पास आ गए, एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्सेज क्या हो गया, आपके पास आ गए। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो देखो, तो हम लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो यहां से हम इक्वेशन 1 और 2 से अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी इक्वल टू एम बी माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी, ठीक है ना। टी से टी को कैंसिल आउट कर दो, टी से टी को कैंसिल आउट कर दो और इसकी ब्रैकेट को ओपन कर दो, इस ब्रैकेट को क्या कर दो,
ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, MAVA माइनस MAUA माइनस MAUA इक्वल टू माइनस MBVB, क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस MBVB, इक्वल टू माइनस MBVB, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस MB, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के MBVB, और ये हो जाएगा क्या, प्लस MBUB, ठीक है ना, MBUB। तो एक काम करो, MAUA को इधर ले आओ और MBVB को इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास, MAUA प्लस MBUB क्या हो जाएगा, MAVA प्लस MBVB, यही मिलेगा ना। अब जरा जस्ट पीछे चलते हैं, पिछले स्लाइड के ऊपर, ठीक है ना, पिछले स्लाइड के ऊपर, और यहां से क्या पता चलता है। तो अब जरा देखो कि इनिशियली MAUA किसका था, A का मोमेंटम, और MBUB किसका मोमेंटम था, B का मोमेंटम। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या पता चल रहा है, इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम था इनिशियली वो इतना था, ठीक। और इस डायग्राम क्या हो रहा हो, आफ्टर कोलिजन, A का मोमेंटम MAVA और B का मोमेंटम MBVB, अगर इनको जोड़ दो तो क्या आएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो क्या बता रहा है, MAVA प्लस MBVB इज व्हाट, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन अनचेंज और कंजर्व प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट। मतलब इन दोनों के आपस के फोर्सेज हैं ये FAB या FBA, लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्सेज नहीं है। तो जहां पर भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो हम हमेशा इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर कर देंगे। मतलब हमेशा MAUA प्लस MBVB बराबर होगा MAVA प्लस MBVB के। समझ में आ गई बातें। तो जहां पर भी ये तो क्या था, एक एग्जाम्पल था जिसके जरिए हमने इनको समझने की कोशिश की है। तो जहां पर भी हमें दिखेगा कोलिजन हो रहा है, ठीक है, या इस तरह की बातें हो रही है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट नहीं कर रहे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट नहीं कर रहे, हमने जिसको सिस्टम कंसिडर किया है उसके ऊपर, हमने जिसको सिस्टम कंसिडर किया है उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्सेज अगर नहीं लग रहे हो तो वो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। समझ में आई बात है, वहां पर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन लॉज फॉर मोमेंटम। तो यहां से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं ऐसा कि सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन is equal to the sum of the momenta after the collision provided there is no external unbalanced force acting on them। मतलब बाहर से कोई external unbalanced force act ना कर रहा हो, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने इस कोलिजन के जरिए समझने की कोशिश की। समझने बात है, इसको समझने की कोशिश की कि जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलाइड करे, ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होता है। समझ में आ गई बात है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक राइफल है जिसका मास है 5 kg, एक राइफल है जिसका मास है 5 kg, फायर्स करता है एक बुलेट को जिसका मास है 40 ग्राम। द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द राइफल विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड है। समझने की बात है कि और बुलेट टेक्स 0.004 सेकेंड टू मूव थ्रू द बैरल। कैलकुलेट द फॉलोइंग, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द राइफल ड्यू टू इट्स रिक्वायल। ठीक है ना। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं, इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, राइफल का मास कितना है 5 kg, मास ऑफ बुलेट कितना है 0.40 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दोगे तो 0.04 ग्राम केजी। U1 किसको कहा हमने, इनिशियल वेलोसिटी किसका, गन का यानी राइफल का और बुलेट का। U1 राइफल का है, U2 बुलेट का है। समझ आई बात है। अब देखो, चलाने से पहले तो दोनों रेस्ट पर था, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। आफ्टर फायरिंग, जब फायर किया गया, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना हो गया, V2 कितना हो गया 200 मीटर पर सेकेंड,
वेलोसिटी ऑफ राइफल हमें कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट पार्ट में ही कैलकुलेट करना था। तो अब देखो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से m1 यानी इनिशियल मोमेंटम कितना है बुलेट राइफल का, कितना है m1u1, और बुलेट का कितना है m2u2। फाइनल मोमेंटम कितना होगा m1v1 प्लस m2v2। अब देखो इनिशियली दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। और यहाँ पर m1 की वैल्यू पुट कर दो, यानी 5 इंटू v1 प्लस 0.04 इंटू v2। इंटू v2 कितना है 200, v2 कितना है 200। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो v5 v2 प्लस ये हो जाएगा 8, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी -8/5, -8/5, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो -1.6 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में बात है, इनकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। होपफुली आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, क्या हो जाएगा v1 की वैल्यू -1.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है ना। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द राइफल ड्यू टू इट्स रिकॉइल। अब कह रहा है राइफल के ऊपर कितनी वेलोसिटी हो रही, फोर्स एक्सपीरियंस कितना क्या होगा राइफल ने। तो अब जरा सोचो कि राइफल ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया था। फोर्स कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी mv माइनस mu बाई टी, है ना। तो m तो राइफल का कॉमन है, कॉमन ले लो, तो और v क्या है v1 और u क्या है u1, राइफल का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो राइफल का मास तो है 5 kg, वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी कितनी है इसकी, अभी हमने निकाला था माइनस का 1.6, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना लगा था इनको, यहाँ पर 1.6 है ये, टाइम कितना लगा था इसको 0.004 सेकेंड। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा देखो 8 -8 और ये है 4, इसका 1000 ऊपर कर दो, ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, व्हाट यू विल गेट -2000 न्यूटन। कितना हो जाएगा -2000 न्यूटन। -2000 न्यूटन का क्या मतलब है कि बुलेट आगे की तरफ मूव किया है, जबकि राइफल जो है पीछे की तरफ इस फोर्स के जरिए मूव किया है, इतना फोर्स लगा, बुलेट ने इतना फोर्स लगाया उसके ऊपर, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा कितना -2000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम moving with a velocity 200 meter per second gets embedded into a wooden block of mass 480 gram suspended by a string. Calculate the velocity acquired by the combined system। ठीक है, जरा इनको डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, इसका मास क्या है 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 0.02 kg। ये मूव कर रहा था 200 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर क्या है एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है, क्या है वुडन ब्लॉक है जिसका मास है 980 ग्राम। 980 ग्राम का मतलब 0.98 kg, और ये रेस्ट में है, मतलब अभी इसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, इसकी वेलोसिटी क्या है 0 है। मान लो अगर इसको u2 कह दो और इसको u1 कह दो, ये क्या है 0 है, इसको m1 कह दो और इसको m2 कह दो, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन ये क्या हो जाता है एम्बेडेड हो जाता है, मतलब
बुलेट जो है इस ब्लॉक के अंदर आ जाता है ऐसे। तो अब जरा देखो कि जब बुलेट ब्लॉक के अंदर आ गया तो अब दोनों जो मूव करेगा सेम, ऊपर सस्पेंडेड है, दोनों जो आगे की तरफ मूव करेगा सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। समझ में आ गई बात है? क्या करेगा? सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अब देखो, क्या हमने बाहर से कोई फोर्स लगाया है? नहीं लगाया। अगर हम इनको सिस्टम कंसीडर करें तो हम बाहर से ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। हाँ, इस ब्लॉक के ऊपर गन ने, ये बुलेट ने फोर्स लगाया है, लेकिन ये क्या है, हमने पूरे को जब सिस्टम मान लिया तो ये फोर्सेस इनके इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर सिस्टम माने तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा ये इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m2v2, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, m2v2, ठीक है। तो अब देखो m1 तो कितना था हमारा, 0.02 प्लस m2 तो कितना है, 0.98, u2 कितना है, 0, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। चूंकि m2 तो था लेकिन u2 क्या है, 0। अब देखो v1 और v2 दोनों के लिए क्या है, सेम है, चूंकि एम्बेडेड हो गया है तो एक साथ मूव करेगा। तो v1 v2 तो v है, तो इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, v बाहर की तरफ, m1 है 0.02 और ये है 0.98, ठीक है ना। तो जरा देखो, ये तो हो जाएगा 0.02 और ये कितना हो जाएगा, 0.98 प्लस 0.02, दैट विल बिकम v। समझ में बात है? तो अब जो है दोनों मूव करेगा किस वेलोसिटी से, 0.02 मीटर पर सेकंड से, 0.02 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा